Hello everyone, myself Amir Malik, working as an assistant professor at HIMT College of Pharmacy. Welcome to our new video. आज की वीडियो में हम डी फार्म फर्स्ट ईयर फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के टॉपिक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे एंड अगर आप एक डी फार्म फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो आप इस वीडियो को ज़रूर देखें एंड अपने फ्रेंड्स क्लासमेट्स और जो भी नीडी पर्सन हैं उनके साथ ज़रूर शेयर करें। एंड इस वीडियो में मैं जिस तरीके से चीज़ें डिस्कस करूंगा, अगर आप भी इसी तरीके से अपने एग्ज़ाम में लिख कर आती हैं तो आपके फुल मार्क्स आने के चांसेस हैं। आज की वीडियो में हम दो टॉपिक के बारे में बात करेंगे, एक गैस्ट्रिक एसिडिफायर एंड एंटासिड्स। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा डाइजेशन प्रोसेस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, जिससे आपको ये टॉपिक समझने में बहुत आसानी होगी। अगर हम डाइजेशन की बात करें तो डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें जो भी हम खाना खाते हैं वो खाना हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर टूटता है एंड हमारा शरीर उस खाने को एब्जॉर्ब करता है। अब जो भी हम खाना खाते हैं वो हमारे माउथ से होता हुआ, हम जो भी खाना खाएंगे हमारे माउथ के अंदर जाएगा, वहाँ पे हम दांतों से, टंग की मदद से उस खाने को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ेंगे, देन हम खाने को निगलते हैं। खाना निगलने के बाद में वो जाता है हमारे ईसोफेगस के अंदर, ईसोफेगस के बाद में वो खाना जाता है हमारे स्टमक या पेट के अंदर। अब जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे पेट के अंदर जो है एसिड प्रेजेंट होता है एंड वो जो एसिड होता है वो HCl होता है और ये HCl एसिड हमारे खाने को डाइजेस्ट या खाने को पचाने में मदद करता है। अगर हमारे शरीर के अंदर ये एसिड नहीं होगा या हमारे पेट के अंदर ये HCl एसिड नहीं होगा तो हमारा खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा और वो डाइजेस्ट फूड जो है शरीर एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। एंड अगर ये एसिड हमारे शरीर के अंदर कम हो जाता है या ज़्यादा हो जाता है तो हमारे शरीर के अंदर प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिलती हैं। आज हम इसी एसिड के ऊपर बात करेंगे। जो पेट के अंदर हमारा एसिड है HCl, ये कम हो जाएगा तो हमें क्या परेशानी होगी एंड इसके अगेंस्ट में या इसको ठीक करने के लिए हमें किन दवाइयों को लेना चाहिए, और अगर एसिड हमारे शरीर के अंदर बढ़ जाएगा या पेट के अंदर एसिड बढ़ जाएगा तो हमें क्या परेशानी फेस करनी पड़ेगी और इसको ठीक करने के लिए किन दवाइयों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पर हम सबसे पहले गैस्ट्रिक एसिडिफायर, ये सिंपली इसको एसिडिफायर कहेंगे या ये एसिडिफाइंग एजेंट के नाम से भी हम इनको जानते हैं। तो ये गैस्ट्रिक एसिडिफायर के नाम से भी हम इसको बोल सकते हैं, सिंपली एसिडिफायर भी बोल सकते हैं या फिर हम इसको एसिडिफाइंग एजेंट भी बोल सकते हैं। क्या होते हैं ये गैस्ट्रिक एसिडिफायर या एसिडिफाइंग एजेंट, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, वन बाय वन हम उन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। एसिडिफायर आर द कंपाउंड्स विच इंक्रीजेस द गैस्ट्रिक एसिड लेवल एंड ट्रीट हाइपोक्लोरहाइड्रिया एंड एक्लोरहाइड्रिया। गैस्ट्रिक एसिडिफायर, जिसको हम एसिडिफायर भी बोल सकते हैं, ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक एसिड के लेवल को। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि हमारे पेट के अंदर एसिड प्रेजेंट होता है और ये एसिड हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। अब अगर हमारे शरीर के अंदर ये एसिड का लेवल कम हो जाएगा या हमारे पेट के अंदर एसिड का लेवल कम हो जाएगा तो हमारा खाना ढंग से पच नहीं पाएगा। तो ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिफायर यूज़ करते हैं, जो कि क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं किसको, गैस्ट्रिक एसिड को। गैस्ट्रिक मतलब जो हमारे पेट के अंदर एसिड है उसके एसिड के लेवल को इंक्रीज कर देते हैं। और ये किस कंडीशन में ठीक यूज होते हैं, हाइपोक्लोरहाइड्रिया, एक्लोरहाइड्रिया, ये कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें एसिड की मात्रा हमारे पेट के अंदर कम हो जाती है। नेक्स्ट अगर पॉइंट की बात करें तो नेक्स्ट पॉइंट में हम हाइपोक्लोरहाइड्रिया के बारे में डिस्कस करते हैं। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने एक कंडीशन यहाँ पे रखी है कि एसिडिफायर एजेंट्स कहाँ यूज होंगे, हाइपोक्लोरहाइड्रिया के अंदर। अब ये हाइपोक्लोरहाइड्रिया मतलब क्या होता है, ये देखो, हाइपो का मतलब होता है कम, हाइपो, हाइपर हम वहाँ पर यूज करते हैं, हाइपर मतलब ज़्यादा, हाइपो मतलब कम। क्लोरहाइड्रिया, ये क्लोरहाइड्रिया वर्ड का मतलब है HCl। जब हमारे शरीर के अंदर
हाइड्रोक्लोराइड का या HCl एसिड का लेवल कम हो जाता है, उस कंडीशन को कहते हैं हाइपोक्लोरहाइड्रिया। अब जब हमारे पेट के अंदर एसिड कम हो जाएगा, हमें हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाएगा, उस कंडीशन में क्या होगा? इट इज़ अ कंडीशन वेयर व्हेन देयर इज अ लो लेवल ऑफ गैस्ट्रिक एसिड इन द स्टमक। ये एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो गैस्ट्रिक एसिड होता है उसका लेवल हमारे स्टमक के अंदर, हमारे पेट के अंदर कम हो जाता है। अब हाइपोक्लोराइड्रिया मतलब HCl कम है हमारे पेट में, HCl कम होगा तो डाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक टर्म है एक्लोरहाइड्रिया। हमने यहाँ पे एक्लोरहाइड्रिया की बात करी थी अभी फर्स्ट पॉइंट के अंदर। तो एक्लोरहाइड्रिया क्या होता है? ए जो यहाँ पर है वो रिप्रेजेंट करता है एब्सेंस, और क्लोरहाइड्रिया सिंपली ये वाला क्लोरहाइड्रिया है जो कि HCl को रिप्रेजेंट करता है। क्लोरहाइड्रिया एंड एक्लोरहाइड्रिया। क्लोरहाइड्रिया मतलब HCl, ए मतलब एब्सेंस। जब हमारे पेट के अंदर HCl बिल्कुल एब्सेंट रहेगा, HCl बिल्कुल भी प्रेजेंट नहीं रहेगा, तब हमारी उस कंडीशन को एक्लोरहाइड्रिया कहेंगे। सो इसमें हम देखते हैं इट इज़ अ कंडीशन इन विच देयर इज एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक एसिड या गैस्ट्रिक HCl इन द स्टमक। सो ये एक कंडीशन होती है जिसमें क्या होता है, जो हमारा गैस्ट्रिक HCl होता है, ये गैस्ट्रिक एसिड जो होता है वो टोटली एब्सेंस होता है, हमारे पेट के अंदर HCl प्रेजेंट ही नहीं रहेगा। हाइपो में क्या हो रहा था? लो लेवल था, थोड़ा बहुत HCl था, बट इस हमारे एक्लोरहाइड्रिया के अंदर बिल्कुल भी HCl नहीं बनेगा। अब जब बिल्कुल भी HCl नहीं होगा तो क्या होगा? हमारे पेट के अंदर डाइजेशन जो है वो नहीं हो पाएगा प्रॉपर तरीके से। सो हाइपोक्लोरहाइड्रिया या एक्लोरहाइड्रिया, इसमें क्या हो रहा है? एसिड या तो कम हो रहा है या बिल्कुल भी हमारे पेट के अंदर जो है एसिड नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से डाइजेशन अल्टर हो रहा है। नेक्स्ट पॉइंट पे देखें तो द लो लेवल और एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक HCl अल्टर द एक्टिवेशन ऑफ पेप्सिन विच अल्टर द प्रोटीन डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब जो हमारा ये गैस्ट्रिक HCl है या एसिड है, इसका अगर लो लेवल हो जाए या हाइपोक्लोरहाइड्रिया हो जाए या इसकी एब्सेंस हो जाए, एक्लोरहाइड्रिया हो जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? जो पेप्सिन एक एंजाइम होता है जो कि क्या करता है? प्रोटीन का डाइजेशन करता है। तो पेप्सिन जो है प्रोटीन का डाइजेशन करेगा। अब पेप्सिन को काम करने के लिए क्या चाहिए? एक्टिव होने के लिए क्या चाहिए? हमारा HCl चाहिए। अगर HCl हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, स्टोमक के अंदर प्रेजेंट नहीं रहेगा, तो क्या होगा? पेप्सिन जो है एक्टिव नहीं हो पाएगा। अब पेप्सिन एक्टिव नहीं होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? हमारा जो प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन था वो अल्टर हो जाएगा। अल्टर मतलब कि वो अफेक्ट हो जाएगा, सही तरीके से डाइजेशन या एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाएगा प्रोटीन का। सो ये तो कुछ हमने पॉइंट्स डिस्कस करे, एक और पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं लास्ट वाला। द लो लेवल और एब्सेंस ऑफ गैस्ट्रिक HCl ऑल्सो कोज इंडाइजेशन, एनीमिया, डायरिया। अब देखो हमारा जो गैस्ट्रिक HCl है या एसिड है, उसका लो लेवल हो जाना या उसकी टोटल एब्सेंस हो जाना, या हम कह सकते हैं कि हाइपोक्लोराहाइड्रिया या एक्लोरहाइड्रिया में क्या होगा? उसकी वजह से इनडाइजेशन, हमारा खाना सही तरीके से नहीं पचेगा, हमें एनीमिया हो जाएगा, खून की कमी भी होती है, एंड डायरिया भी हो सकता है। अभी ये डायरिया क्या होता है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आप सभी ने नाम सुन रखा होगा डायरिया, जिसके अंदर हमें वॉमिटिंग और लूज मोशन लग जाते हैं। इसको हम फर्दर नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे इस GIT या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल एजेंट के सेकेंड पार्ट के अंदर। तो ये कुछ कंडीशंस हैं जब हमें जो है हाइपोक्लोराहाइड्रिया या एक्लोरहाइड्रिया होता है, वहाँ पर हमारे शरीर के अंदर HCl बिल्कुल भी नहीं बन रहा है या थोड़ी बहुत क्वांटिटी में बन रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ये पेप्सिन एंजाइम जो है हमारा वो एक्टिव नहीं हो पा रहा है। पेप्सिन नहीं होगा या पेप्सिन एक्टिवेट नहीं होगा तो प्रोटीन का डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन जो है वो अल्टर हो जाएगा, अफेक्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें इंडाइजेशन हो सकता है, एनीमिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है। अब ऐसी कंडीशन को ठीक करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? एसिडिफायर्स या गैस्ट्रिक एसिडिफायर, और इसको एसिडिफाइंग एजेंट भी कहा जाता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। सो नेक्स्ट अब हम बात करते हैं ड्रग्स के बारे में, जिसमें हम बात करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में। सो हाइड्रोक्लोरिक एसिड की बात करें तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है HCl, एंड इसकी अगर हम डोसेज फॉर्म की बात करें तो ये लिक्विड फॉर्म में अवेलेबल होता है। एंड इसकी मार्केटेड प्रिपरेशन की बात करें तो ये डाइजराफ्ट नाम से जो है मार्केट के अंदर अवेलेबल है।
और इसके यूजेस की बात करें तो इसको हम एस्कैरियोटिक एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, एसिडिफाइंग एजेंट की तरह यूज़ करते हैं एंड मेटाबॉलिक एल्कलॉसिस की तरह यूज़ करते हैं। एंड इसकी स्टोरेज कंडीशन की बात करें तो इसकी स्टोरेज कंडीशन में इसको हम स्टोर करते हैं, स्टोर इन स्टॉपर्ड कंटेनर ऑफ इनर्ट ग्लास। सो ये जो है हमारे कुछ HCl से रिलेटेड जो है उसकी प्रॉपर्टी और उसके बाकी जो डिटेल्स हैं हमने डिस्कस करी। नेक्स्ट अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जो है एंट एसिड्स। सो एंट एसिड्स की बात करें तो एंट एसिड्स जो है हमारे दो टर्म से मिलके बना है, एंट और एसिड। अब ये एंट वर्ड जो है वो हमारा जो है एंटी वर्ड को रिप्रेजेंट करता है, एंटी। आपने सुना होगा एंटी जो है हमारा, यहाँ पे थोड़ा सा लिखने में हो सकता है कि मेरी राइटिंग इतनी अच्छी ना हो, बट ये एंट वर्ड जो है हमारा एंटी को रिप्रेजेंट करता है। अब एंटी जो है हमारा अगेंस्ट में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम बोलते हैं एंटी वायरस, मतलब जो चीज़ वायरस के अगेंस्ट काम करती है। एंटीबायोटिक्स, जो चीज़ बायोटिक्स के अगेंस्ट काम करती है उसको हम एंटीबायोटिक्स कहते हैं। तो ये एंटी वर्ड जो है अगेंस्ट काम करता है। अब यहाँ पर ये एंटी वर्ड जो है एसिड्स के आगे लगाए तो एसिड्स के अगेंस्ट जो काम करता है उसको हम एंट एसिड्स कहते हैं। अब एंट एसिड्स क्या हैं, क्यों इनकी ज़रूरत है, इसके बारे में हम बात करते हैं। सो कई बार जैसा कि हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था कि हमारे पेट के अंदर क्या है, HCl प्रेजेंट है। ये HCl क्या करेगा, हमारे पेट के अंदर जो है फूड को डाइजेस्ट करने में मदद करता है। अब अगर HCl कम हो जाता है, वो हमने देखा कि क्या क्या प्रॉब्लम कोज करता है, बट वही अगर HCl हमारे शरीर में या हमारे पेट के अंदर ज़्यादा हो जाएगा तब हमें क्या प्रॉब्लम फेस होंगी, और उस बढ़े हुए एसिड को ट्रीट करने के लिए या उस प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए जिन मेडिसिन का यूज़ करते हैं उसको हम एंट एसिड्स कहते हैं। सो इसमें मैंने कुछ पॉइंट्स लिख रखे हैं, इन पॉइंट्स को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। These are the compounds which decreases gastric acidity. So ये ऐसे कंपाउंड होते हैं जो गैस्ट्रिक एसिडिटी को क्या करते हैं, कम कर देते हैं। हमारे गैस्ट्रिक के अंदर या पेट के अंदर जो है एसिडिटी बढ़ जाती है, एसिड का लेवल बढ़ जाता है, तो वहाँ पर ये क्या करेंगे, उस गैस्ट्रिक एसिडिटी को कम कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें तो दे आर वीक बेस एंड कैपेबल टू इंक्रीज द गैस्ट्रिक pH लेवल अबव 4। ये कैसे होते हैं, वीक बेस होते हैं, एंड ये क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं गैस्ट्रिक pH लेवल को अबव 4। हमने pH स्केल पे देखा है, pH स्केल के बारे में जानते हैं। pH स्केल में 0 to 7 एसिडिक रहता है, 7 to 14 बेसिक रहता है। अब जो एसिड होता है वो 7 से जितना कम रहेगा, फॉर एग्जांपल अगर किसी एसिड की वैल्यू हमारी 5 है, किसी की 4 है, किसी की 3 है, किसी की 2 है, जितना वो कम है उतना स्ट्रॉन्ग वो है, वहाँ पर एसिड है। अब जितना ज़्यादा हमारा नंबर होएगा, फॉर एग्जांपल अगर 5 या 6 की बात करें तो वहाँ पर बेसिसिटी बढ़ती जा रही है, वो एसिडिक इफेक्ट कम होता जा रहा है। आप ये चीज़ें अपने स्कूल टाइम में, कॉलेज के अंदर पढ़ चुके हैं। सो यहाँ पर ये क्या करते हैं, ये वीक बेस होते हैं। ये वीक बेस क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे गैस्ट्रिक pH को, कहाँ तक, अबव 4, 4 से ज़्यादा जो है गैस्ट्रिक pH को ये बढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा भी नहीं बढ़ाना है, जैसा कि अभी हमने डिस्कस करा। एसिड क्या करता है, इंपॉर्टेंट होता है फूड के डाइजेशन के लिए, खाने पचाने के लिए HCl चाहिए ही चाहिए, बिना इसके हमारा जो है खाना सही से नहीं पच पाएगा। बट अगर बहुत ज़्यादा हम ऐसी मेडिसिन ले लें जो pH को बिल्कुल बढ़ा दें और गैस्ट्रिक एसिड को कम कर दें, तो वहाँ पर खाना भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, दे आर यूज टू ट्रीट गैस्ट्रिक एसिडिटी, हार्टबर्न, अल्सर। अब देखो कई बार क्या होता है हमारे एसिडिटी बढ़ने से हमारे पेट में जलन होती है, पेट में छाले हो जाते हैं, हमारे चेस्ट में जो है वो जलन फील होती है। कई बार आपने देखा भी होगा, आप लोग अगर बात करें तो एसिडिटी के नाम पे आप इनो लेते हो। इनो क्या करता है, आपके जो चेस्ट में या आपके जो पेट के अंदर जलन होती है उसको कम कर देता है। तो इनो भी जो है एक टाइप का एंट एसिड होता है, उसका भी हम एग्जांपल अभी यहाँ पर नीचे ड्रग्स जब डिस्कस करेंगे उसमें हम देखेंगे। सो ये क्या करते हैं, गैस्ट्रिक एसिडिटी को हमारा कम करते हैं। गैस्ट्रिक एसिडिटी या एसिडिटी हो जाती है उसको ठीक करते हैं।
हार्ट बर्न, जो चेस्ट में आपके जलन होती है उसको भी कम करते हैं। अल्सर, पेट में छाले पड़ जाना, उसको भी ये क्या करते हैं, एंटासिड ठीक करते हैं। अब यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि हमारा जो एंटासिड है वो कैसा होना चाहिए, एक आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है। तो यहाँ पे मैंने कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स लिख रखी हैं। दे शुड बी क्विक एक्टिंग, वो जल्दी से रिस्पॉन्ड करे। फॉर एग्जांपल, अगर हमारे चेस्ट में जलन हो रही है या हमारे पेट के अंदर हमें जलन हो रही है तो हम एंटासिड लेंगे तो वो जल्दी काम करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इनो का ही आप ऐड देखते हो टीवी के अंदर। इनो में क्या बोला जाता है, इनो घुले झट से दे आज़ादी फट से। 6 सेकंड के अंदर उसका जो है हमारा एक्शन रहता है। तो हमारा जो एंटासिड है वो जल्दी काम करना चाहिए। दे शुड नॉट कॉज रिबाउंड हाइपर एसिडिटी एंड सिस्टमिक एल्कोलिसिस। अब देखो हमारा जो एंटासिड हम ले रही हैं वो ऐसा ना हो कि वो थोड़ी देर काम करे और हमें एसिडिटी दोबारा हो जाए आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद, या ऐसा भी ना हो कि हमारा वो एल्कोलोसिस कर दे। एल्कोलोसिस मतलब जहाँ पे हमारा पीएच बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, वो एसिडिक कैरेक्टर उसका कम कर देगा। हमें एसिडिक का कैरेक्टर भी रखना है एक ऑप्टिमम रेंज के अंदर। बहुत ज़्यादा एसिडिक भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा बेसिक भी नहीं होना चाहिए। तो ये क्या करने चाहिए, ऐसा इफेक्ट शो करें जिससे एसिडिटी भी ख़त्म हो जाए और हमारा जो एल्कोलोसिस है वो भी हमारा ना हो, मतलब पीएच बहुत ज़्यादा भी ना बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, दे शुड नॉट इंटरफेयर विथ फूड डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। अब ये जो एंटासिड हैं ये फूड के डाइजेशन और उसके एब्जॉर्प्शन के अंदर इंटरफेयर नहीं करने चाहिए। कहीं पता लग रहा है कि हम एंटासिड ले रहे हैं बट उसकी वजह से हमारा खाना जो है सही तरीके से नहीं पच पा रहा है या खाना जो है एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा है, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। और दे शुड बी पैलेटेबल एंड इनएक्सपेंसिव, तो ये हमारे जो है ईजिली हम उनको इनटेक कर सकें और ये ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं होने चाहिए। सो ये कुछ आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं हमारे एंट एसिड्स के। नेक्स्ट अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा पॉइंट है क्लासिफिकेशन। सो क्लासिफिकेशन की बात करें तो हमारे दो टाइप के एंटासिड्स होते हैं। एक होते हैं सिस्टमिक जिनको हम एब्जॉर्बेबल बोलते हैं, एक होते हैं नॉन सिस्टमिक जिनको हम नॉन एब्जॉर्बेबल एंटासिड्स बोलते हैं। अब ये सिस्टमिक या एब्जॉर्बेबल क्या होते हैं या नॉन सिस्टमिक नॉन एब्जॉर्बेबल क्या होते हैं उसके बारे में हम बात करते हैं। सो सिस्टमिक की बात करें तो सिस्टमिक मतलब ब्लड, ऐसी दवाइयाँ जो आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए उसको हम सिस्टमिक या एब्जॉर्बेबल जो है मेडिसिन कहते हैं। अगर वो एंटासिड है तो वो हमारे सिस्टमिक एंटासिड्स कहलाए जाएंगे। ऐसे एंटासिड्स या ऐसी मेडिसिन जो आपके ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती हैं, आपके पेट के अंदर ही वो काम करेगी। फॉर एग्जांपल, एसिड कहाँ प्रेजेंट है, पेट के अंदर। आपने मेडिसिन ली, वो मेडिसिन जो है आपके पेट के अंदर जाएगी और वहीं पे एसिड का इफेक्ट खत्म कर देगी, वो आपके ब्लड के अंदर नहीं जा रही है। तो ऐसी मेडिसिन को कहते हैं हम नॉन सिस्टमिक या नॉन एब्जॉर्बेबल। बट अगर वो हमारी मेडिसिन पहले ब्लड के अंदर जाएगी, ब्लड में जाने के बाद में फिर वो हमारे बॉडी के सिस्टम में क्या करेगी, एक्ट करेगी, बॉडी के अंदर एक्ट करेगी और एसिड का प्रोडक्शन कम करवाएगी, ऐसी दवाइयों को हम कहते हैं सिस्टमिक। सिस्टमिक की बात करें तो उसका एग्जांपल है सोडियम बाइकार्बोनेट। और नॉन सिस्टमिक की बात करें तो यहाँ पे हमारे एग्जांपल है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम कार्बोनेट। ये कुछ हमारी जो है एंटासिड्स ड्रग के एग्जांपल्स हैं। सो नेक्स्ट मूव करते हैं हम ड्रग्स के ऊपर। सो आपके सामने यहाँ पर जो है कुछ ड्रग्स यहाँ पे आपके स्क्रीन पे शो हो रही हैं जो कि आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। सो यहाँ पर हमारे सामने एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल है, कैल्शियम कार्बोनेट है, सोडियम बाइकार्बोनेट है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है एंड मेगाल्ट्रेट है। सो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जो आपके सिलेबस के अंदर हैं एंड ये एग्जाम में पूछे जाने की काफ़ी चांसेस हैं। तो इनका मॉलिकुलर फॉर्मूला आपके सामने यहाँ पर शो हो रहा है। इसी तरीके से इनकी फॉर्मुलेशन कोई सस्पेंशन फॉर्म में अवेलेबल है, कोई टैबलेट फॉर्म में है, कोई कैप्सूल फॉर्म में, कोई पाउडर फॉर्म में, कोई हमारा जो है सिरप फॉर्म में अवेलेबल है। तो अलग अलग जो है इनकी डोसेज फॉर्म है। इसी तरीके से मार्केट में इनके अलग अलग ब्रांडिंग है। फॉर एग्जांपल, जो हमारा इनो है वो क्या है, हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। तो इनो के अंदर क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या है, एक टाइप का सिस्टमिक एंट एसिड हमारा होता है। इसी तरीके से आपके जो है सिट्रो सोडा, आपने सिट्रो सोडा का भी नाम सुना होगा, फाइजर कंपनी का आता है।
तो ये भी जो है हमारा एक सोडियम बाइकार्बोनेट का इसका ब्रांड नेम है। इसी तरीके से और भी कई सारी मेडिसिन है, फॉर एग्जांपल डाइजीन। आप डाइजीन जो है एंटासिड के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़ करती हैं, बहुत पॉपुलर ब्रांड है। ठीक है, डाइजीन के अंदर क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, सो ये कुछ एग्जांपल्स हैं अलग अलग इनके मार्केटेड प्रिपरेशन के। इनके यूजेस की बात करें तो यहाँ एंटासिड्स के लिए डेंटल प्रोडक्ट, एंटी परस्पायरेंट, एस्ट्रिंजेंट या अलग अलग प्रोडक्ट के यहाँ पे अलग अलग जो है यूजेस दे रखी हैं। स्टोरेज की बात करें तो आपको यहाँ पे स्टोरेज कंडीशन दे रखी है अलग अलग ड्रग्स की। आप इन सभी जो है ड्रग्स के जो भी प्रॉपर्टीज आपके एग्जाम में पूछी जानी है या जो भी डिटेल्स ड्रग्स से रिलेटेड आपके एग्जाम में पूछी जानी है आपकी स्क्रीन पे यहाँ पर शो हो रही हैं। आप चाहे तो वीडियो को पॉज करके ये सारी चीज़ें नोट कर सकते हो, या आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। सो आई थिंक आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। नीचे वाला पोर्शन अगर आपको नहीं नज़र आ रहा है तो अब आपको विजिबल हो गया होगा। आप इस नीचे वाले पोर्शन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई होप आपने ये सब चीज़ें नोट कर ली होंगी या स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। देन नाउ मूव करते हैं हम अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि हम ये जो एंटासिड्स होते हैं इनको कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। वेल ये टॉपिक जो है आपके पुराने सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो उसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम के अंदर इस टॉपिक को पूछा गया था। सो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि आपको पढ़ना है। तो इस कॉम्बिनेशन वाले चीज़ का क्या मतलब है एंड इसमें क्या चीज़ें हैं उसके बारे में बात करते हैं। सो यहाँ पर एक क्वेश्चन है, व्हाई डू वी यूज़ कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स, एंड उसके एग्जांपल्स पूछें कि कौन कौन से कॉम्बिनेशन है। अब देखो एंटासिड्स को जो है हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल हम कैल्शियम कार्बोनेट के साथ में मैग्नीशियम वाला या एल्यूमिनियम वाला सॉल्ट जो है साथ में मिक्स करके देते हैं। हमारे सामने यहाँ पे स्क्रीन पे जो है कई सारी कंपोजिशन दे रखी है। अब इसको क्यों यूज करते हैं इसके बारे में देखते हैं। देयर इज नो सिंगल एंटासिड अवेलेबल विच कैन फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल द आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटासिड, दैट्स व्हाई वी यूज कॉम्बिनेशन ऑफ एंटासिड्स। अब देखो जितने भी मार्केट के अंदर एंटासिड्स हमारे अवेलेबल हैं, अगर वो सिंगल सिंगल फॉर्म में दे, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं सिर्फ एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड ही अपनी कंपोजिशन के अंदर दूंगा तो वहाँ पर जो है वो इतना इफेक्टिव नहीं होगा, या उसके अंदर सारी चीज़ें नहीं होंगी जो एक आइडल हमारे एंटासिड्स के अंदर होनी चाहिए। तो इसलिए क्या करते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स, इसलिए हम क्या करते हैं कॉम्बिनेशन को यूज़ करते हैं, ताकि जो है उसके अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं आइडल कैरेक्टरिस्टिक्स की वो सभी फुलफिल हो जाएं। आप कभी चेक करना जो भी आप एंटासिड्स लेते हो उसके अंदर कौन कौन से जो हैं हमारे केमिकल्स प्रेजेंट होते हैं या कौन कौन से एंटासिड्स प्रेजेंट हैं, तो आप वहाँ पे पाओगे कि वहाँ पर एक सिंगल एंटासिड ना होकर वहाँ पर कॉम्बिनेशन में एंटासिड्स को यूज़ करा जाता है। तो हमारे सामने यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं एंटासिड्स के। यहाँ पर कुछ कॉम्बिनेशन दे रखे हैं, यहाँ पर उनकी कंपोजिशन दे रखी है और यहाँ पे डोज दे रखी है। सो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और मैग्नीशियम कार्बोनेट का है। यहाँ पे बात करें तो ये एल्जीकॉन टैबलेट, जिसके अंदर जो है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड मैग्नीशियम कार्बोनेट होता है, मैग्नीशियम एल्जीनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, पोटेशियम बाइकार्बोनेट, ये कुछ हमारे कॉम्बिनेशन हैं। इसी तरीके से और भी हमारे सामने यहाँ पर कॉम्बिनेशन दे रखे हैं सिमिको टैबलेट का एंड यहाँ पे मेगाल्ट्रेट का, कैल्शियम कार्बोनेट कंटेनिंग एंटासिड मिक्सचर का। सो ये जो है हमारा एंटासिड टॉपिक नाउ एंड होता है। आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी। अगर आपको ये चीज़ें समझ में आई हैं, आपने इस वीडियो से कुछ सीखा है, तो आप इस वीडियो को लाइक करें एंड कमेंट्स में अपने रिव्यू ज़रूर शेयर करें। एंड ये वीडियो उन सभी लोगों के साथ शेयर करें जो भी आपके क्लासमेट हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, एंड जो भी आपको लगता है कि नीडी पर्सन है उनके साथ ज़रूर शेयर करें। सो अगर आपको इस फाइल के पीडीएफ नोट चाहिए, इस टॉपिक के पीडीएफ नोट चाहिए, तो मैं वो भी आपको प्रोवाइड करूँगा। आप कमेंट्स में मेंशन कर सकते हैं कि हमें इस टॉपिक का पीडीएफ चाहिए, तो मैं आपको वो भी प्रोवाइड करवा दूँगा। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।